हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय साइड ट्यूब। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल। ये हमारा क्लास 11 12 में नीट में सब में आएगा और इसको अच्छा खासा पोर्शन इसका देखा जाता है एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर एक बार टॉपिक ध्यान से समझा तो बहुत ईजी आपको हो जाएगा ये। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल ग्रोज। ऐसे सीक्वेंस है कुछ इवेंट्स का, मतलब कुछ इवेंट्स का सीक्वेंस है सेल साइकिल, जिसमें क्या करता है, एक सेल ग्रो होता है, रेप्लिकेट करता है अपना डीएनए और क्या करता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होके इक्वल क्या होता है, डॉटर सेल में जाते हैं। देखो सेल साइकिल होती कब है, जब एक सेल से दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होने हो। ठीक है, अब उसमें दो डॉटर सेल बनने के लिए जितना भी ऑलरेडी सेल में मटेरियल है वो सारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में पास होना चाहिए। अब वो एक से दो में जाएगा, अगर दो में जाएगा तो हाफ ऑफ हो जाएगा, तो उसको पहले डबल होना चाहिए ताकि वो उतना ही अमाउंट में जितना ऑलरेडी पहले सेल में प्रेजेंट है वो इक्वली दोनों सेल्स में जा सके। जैसे कि डीएनए है तो वो क्या होगा, पहले डबल होएगा, देन वो क्या होगा, दो में क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे और दोनों में, दोनों डॉटर सेल में एक एक चला जाएगा। ठीक है, तो इस इवेंट, तो इस डीएनए को डुप्लीकेट होने के लिए इस पूरे इवेंट को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। इट इंश्योर एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब क्या होगा, जब सेम जैसा मदर सेल में है जो भी मतलब क्रोमोसोम है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेम डॉटर सेल में जाएगा, तभी क्या होगा, सेम इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एक्यूरेट कहाँ पे ट्रांसफर होगी, आगे। ठीक है, यूकोरियोटिक सेल साइकिल इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इंटरफेस। अब जो सेल साइकिल है वो तीन फेज में डिवाइडेड है, तीन नहीं सॉरी दो में, एक इंटरफेज और एक एम फेज। जो इंटरफेज में है वो तीन इवेंट आते हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, और सेकंड है एम फेज। एम फेज में क्या होगा, माइटोसिस होगी और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन। ठीक है, सम सेल एग्जिस्ट द साइकिल एंड एंटर ए क्वेश्चन G0 फेज, और कुछ सेल में क्या होगा, G1 S और G2 के अलावा G0 फेज भी आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो भी है हमने क्या पढ़ना है, इंटरफेज। इंटरफेज में भी सबसे पहले क्या है, G1 फेज। ओके, तो इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। अब जो इंटरफेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है पूरी सेल साइकिल की। जैसे अगर 1 घंटा लग रहा है तो इंटरफेज में सबसे ज्यादा 50 to 55 मिनट्स इसमें लग रहे हैं ओनली इंटरफेज में। अब इसमें इवेंट्स कौन कौन से होंगे इंटरफेज में, सेल ग्रो करेगा मतलब अपना साइज को इंक्रीज करेगा, परफॉर्म नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नेट मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, सिंथेसिस आरएनए को सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को, लिपिड को डुप्लीकेट करेगा, डीएनए को, और प्रिपेयर होएगा माइटोसिस के लिए। ये सारे किस में आ रहे हैं, इंटरफेज में, G1 में नहीं, इंटरफेज में। इंटरफेज में कौन कौन सी है, G1 S एंड G2। तो इंटरफेज में क्या होगा, सेल प्रॉपर अगर एक से दो में डिवाइड होना है तो क्या होगा, पहले अपने साइज को डबल करेगा, फिर जो अंदर मटेरियल है, प्रोटीन है, डीएनए, उनको क्या करेगा, सबको डबल करेगा। ये सारे फेज हमारे होंगे इंटरफेज में। और एम फेज में क्या होगा, वो एक से दो में चेंज हो जाएगा, दो में टूट जाएगा। ओके, तो इंटरफेज में फर्स्ट फेज क्या है हमारा, G1 फेज। इसको हम कहते हैं फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं। स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। जैसे पुराना एक सेल डिवीजन हुआ, मतलब एक नई डॉटर सेल बनी, वो उसी टाइम जैसे ही वो डिवाइड हुई, वो डॉटर सेल भी तो किसी से बनी हुई ना, जो फिलहाल सेल है जिससे दो डॉटर सेल बनी है वो भी तो ऑलरेडी किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होगी। ठीक है, तो जैसे ही उस सेल में सेल डिवीजन पूरा हुआ तो उसी टाइम उसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, इंटरफेज। इंटरफेज की कौन सी फेज, G1 फेज। सेल इंक्रीजेज इन साइज, सेल अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं आरएनए का, प्रोटीन का, लिपिड का और ऑर्गेनेलिज का। सेल मॉनिटर्स एक्सटर्नल सिग्नल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड डिसाइड वेदर टू एंटर एस फेज और एग्जिस्ट टू GO। अब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता है वो देखता है अपने अब अगर डुप्लीकेट होना है, देखो अगर डीएनए को भी डुप्लीकेट होना है तो उसको क्या चाहिए, डीएनटीपीस चाहिए, पॉलीमरेजेस चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो वो सेल क्या करेगी, देखेगी कि उसके पास एफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, मतलब सब जो भी है हमारा अमाइनो एसिड, डीएनटीपीस, वो सब हैं सिंथेसिस करने के लिए। तो क्या होगा, वो G1 से एस फेज में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर नहीं है तो वो कहाँ पे चली जाएगी, G0 फेज में, जिसको हम क्यूसेंट और रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ G1 हैज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी पॉइंट कॉल्ड G1 चेक पॉइंट। अब जब जहाँ पे G1 फेज खत्म होगी वहां पे क्या होगा, G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट ही क्या चेक कर रहा है कि वेदर द सेल एंटर इनटू एस फेज और G0 फेज। ओके, तो हर एक पॉइंट पे, हर एक नेक्स्ट फेज से पहले क्या होंगे, चेक पॉइंट्स होंगे, कि उससे पता चलेगा कि वो नया फेज स्टार्ट होने के सेल है कैपेबल या अभी नहीं है। ओके,
अब उसके बाद है अब इसमें जो जो पाथवेज चलेंगे G1 फेज में, अभी G1 फेज की बात चल रही है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट एंड RBE2F पाथवे, ये क्या है, इन लेट G1 फेज में क्या हुई, सेल ग्रोथ हुई। अब जैसे G1 फेज खत्म होने वाली है, तो इन लेट G1 फेज सेल डिसाइड टू प्रोलिफेट और नोट, वो आगे जाएगा या नहीं वो सेल डिसाइड करेगी, ठीक है। हाइपोफोस्फोलेटेड आरबी प्रोटीन बाइंड्स E2F। अभी प्रोसेस पाथवे किस पाथवे से होएगा, जो हाइपोफोस्फोराइटेड आरबी प्रोटीन है वो E2F पे बाइंड करेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे, और उसको क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं होने देगा E2F की, आरबी प्रोटीन अगर बाइंड है तो। E2F एक्टिवेट जीन रिक्वायर्ड फॉर एस फेज। अब एस फेज में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, E2F एक्टिवेट फॉर्म में चाहिए। अगर आरबी प्रोटीन उससे E2F से बाइंड है तो वो क्या है, उसको इनहिबिट करेगा और आगे एस फेज पे नहीं जाना पड़ेगा। ये क्या चला है हमारा जीवन का चेक पॉइंट। ग्रोथ सिग्नल्स, अगर ग्रोथ सिग्नल्स आते हैं साइक्लिन DCDK4-6, तो क्या होगा, वो एक्टिवेट कर देंगे आरबी फॉस्फोलाइजेशन को, और क्या हो जाएगा, जब आरबी का फॉस्फोलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E2F उससे क्या होगा, रिलीज होगा। पहले क्या है, आरबी और E2F आपस में क्या है, बाइंड है। अब आरबी क्या हो गया, फॉस्फोलाइट हो गया, तो जैसे वो उसका फॉस्फोलाइजेशन हुआ तो E2F उससे क्या होगा, रिलीज हो गया। अब वो रिलीज हो गया तो क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया। जैसे ही E2F एक्टिव फॉर्म में आया तो G1 से क्या फेज स्टार्ट हो जाएगी हमारी, एस फेज। अगर ये प्रोसेस नहीं होता, अगर प्रॉपर ग्रोथ सिग्नल नहीं मिलते, तो क्या होगा, E2F पे आरबी प्रोटीन क्या रहेगा, बाइंड रहेगा, जिसकी वजह से वो सेल क्या होगा, G1 से एस फेज में ना जाके G0 फेज में एंटर करेगा। ओके तो इसके बाद है हमारी G0 फेज। ये क्या है, नॉन डिवाइडिंग, इसमें कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रही, मेटाबॉलिक एक्टिव स्टेट रहेगी, मतलब सेल एक्टिव है लेकिन कुछ काम नहीं चल रहा है इसमें ज़्यादा। सेल कैन री एंटर सेल साइकिल, इस पर रिवर्सिबल, मतलब सेल G0 से G1 में वापस भी जा सकती है और परमानेंटली G0 में भी रह सकती है। नोटेड डेड स्टेट, लेकिन डेड स्टेट नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये वापस भी जा रही है G1 में। ओके उसके बाद हमारा क्या हुआ, एस फेज में। एस फेज में सबसे मेन काम होता है, क्या काम होता है, डीएनए का सिंथेसिस। जब डीएनए डबल होएगा, डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेट होएगा, रेप्लिकेट होएगा, वो किस में होएगा हमारा, एस फेज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इंटरफेज की क्या, एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज। ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड टू फॉर्म टू सिस्टर क्रोमेटिड जॉइंट एट क्रोमोसोम। अब क्या होगा, जो भी एक क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, अपनी डबल कॉपी बनाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, ठीक है। डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, अगर 2C है तो क्या होगा, 4C डबल हो जाएगा डीएनए का कंटेंट, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। देखो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा लेकिन क्या होगा, डीएनए क्या हो रहा है, डबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए क्या होगा, 2N से क्या हो जाएगा, 4N हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम है वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, अगर 22 है तो 22 है, ये नहीं है कि क्रोमोसोम 44 हो गए, नहीं। जो क्रोमोसोम के ऊपर सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है वो डबल होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा। ह्यूमन सोमेटिक सेल में जैसे कि अब G1 फेज में एक 46 क्रोमोसोम है, ये क्वेश्चन आते हैं, तो 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेंगे, और डीएनए क्या है, 2C में। लेकिन जैसे ही आफ्टर एस फेज क्या होगा, क्रोमोसोम क्या है, 46 ही है। अब क्रोमेटिड कितने हो गए, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड डबल हो रहे हैं ना, तो 92 क्रोमेटिड्स हो गए, जो सिस्टर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमेटिड प्रेजेंट है। अब वो डबल हुई तो दो सिस्टर क्रोमेटिड बनेगी, लेकिन क्रोमोसोम एक है, तो क्रोमोसोम कितने हुए, 46 हुए, सिस्टर क्रोमेटिड कितनी होगी, 92, और डीएनए कितने हो गए, 4C। ओके याद रखना इसको। G2 फेज, ठीक है, G1 हो गया, एस हो गया, इसके बाद G2 फेज। इसको हम सेकंड गैप भी कहते हैं, जैसे G1 को फर्स्ट गैप फेज का। इसमें क्या होगा, ग्रोथ फर्दर चलती रहेगी, सिंथेसिस होएगा प्रोटीन्स का, क्योंकि प्रोटीन्स किसके लिए चाहिए, आगे एम फेज चलेगी, उसमें माइटोसिस चाहिए, तो उसमें भी जो जो चाहिए वो किस में बनेगा, G2 में। चेक डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीशन। अब G2 फेज में चेक होगा कि डीएनए रेप्लिकेट पूरा हुआ है इस फेज में या नहीं हुआ, या कोई डीएनए का डैमेज तो नहीं है। G2M चेक पॉइंट, वहाँ पे क्या था, G1 चेक पॉइंट था, अब यहाँ पे G2 फेज में क्या है, G2M चेक पॉइंट है। प्रिवेंट्स एंट्री इनटू माइटोसिस विद डैमेज्ड और इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड डीएनए। वहाँ पे क्या था, अगर ग्रोथ हार्मोन्स पूरे नहीं है तो एस फेज में एंटर नहीं हो रही सेल। अब यहाँ पे क्या है, G2 चेक पॉइंट क्या चेक करेंगे कि अगर डीएनए ढंग से रेप्लिकेट नहीं हुआ, या उसमें कोई म्यूटेशन, मतलब कोई एरर आ गई, या डीएनए डैमेज है, तो वापसी क्या होगा, सेल क्या होगी हमारी, आगे एम फेज में एंटर नहीं कर पाएगी। तो ये चेक पॉइंट हर फेज के बाद है। ये बात थी इंटरफेज की। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी एम फेज। इसमें मैंने बताया था दो स्टेप आएंगे, एक माइटोसिस का और एक क्या, साइटोकाइनेसिस का। माइटोसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियो मतलब, कैरियो से हमें पता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा
तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या चलेगा एम फेज में, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। अब माइटोसिस के क्या स्टेज चलते हैं, क्या क्या स्टेप चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोफेज, क्रोमेटिन कंडेंस। अब इसमें क्या था हमारा, क्रोमेटिन से सिस्टर क्रोमेटिन ही तो डबल होने हैं ना, तो स्टेप क्या चलेंगे, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएंगे इतने कि हमें विजिबल क्रोमोसोम शो होंगे, ईच विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर मूव टू अपोजिट पोल, स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिन, न्यूक्लियोलस डिसपियर। जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होगा, डिसपियर हो जाएगा, और जो सेंट्रोमियर है वो क्या होंगे, अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एंड इक्विटोरियल प्लेट, जो इक्विटोरियल प्लेन में क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे, जिसको मेटाफेज प्लेट भी कहेंगे। ईच सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। अब क्या होगा, हर एक सिस्टर क्रोमेटिड किससे अटैच हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर से। कहाँ पे, स्पिंडल फाइबर क्या है, अपोजिट पोल्स पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। अब क्या होंगे, देखो दो दो, एक सिस्टर क्रोमेटिड था वैसे एक क्रोमोसोम पे, अब 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। वो क्या होंगे, पहले एक इक्विटोरियल प्लेट पे जाके अलाइन हो गए, फिर वो उनके जो एंड्स हैं वो कहाँ पे बाइंड हो गए, स्पिंडल फाइबर से। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर की तरफ वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और बीच में सेंट्रोमियर से क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और क्या होगा, वापिस से जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं वो एक एक में ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो ये चलेगा हमारा एनाफेज में, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। ब्रेक होके क्या हो जाएंगे, सेपरेट होके अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे। 2 फेज चलेंगे। एनाफेज ए में क्या होगा, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल, और बी में क्या होगा, स्पिंडल पोल मूव अपार्ट, ठीक है। लास्ट हमारा फेज क्या है, इसमें स्टेप क्या है, टीलोफेज। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम रीच पोल्स एंड डीकंडेंस। वापसी क्या होंगे, क्रोमोसोम डीकंडेंस होते लगे, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आने लग जाएगी, न्यूक्लियस भी क्या होगा, डिसअपियर होता था वो, जो क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, और स्पिंडल क्या हो जाएंगे, डिसअसेंबल्स। ये सब किसके, हमारे एम फेज के, माइटोटिक फेज के स्टेप्स। ये तो क्या थी, हमारी फेजेस थी। अब इसमें जो स्पिंडल बने हैं वो कैसे बने हैं, माइटोटिक स्पिंडल जो बने हैं, जिससे हमने कहा कि सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हो गए, तो वो बने कैसे हैं, किस चीज से बने हैं, कंपोज्ड ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल से बने हैं। 3 टाइप से हो सकते हैं वो, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर माइटोटिक स्पिंडल, इंटरपोलर माइटोटिक स्पिंडल, और एस्ट्रल माइटोटिक स्पिंडल। काइनेटोकोर जो होंगे वो क्या होंगे, काइनेटोकोर से अटैच होंगे। इंटरपोलर क्या होंगे, ओवरलैप होंगे इन मिडल, हेल्पिंग स्पिंडल इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। मतलब तीनों आपस में जुड़ के क्या बने हैं, माइटोटिक स्पिंडल। और जो एस्ट्रल वाले हैं वो क्या होंगे, एक्सटेंड टू कोर्टेक्स, हेल्प इन स्पिंडल पोजिशन में हेल्प करें। मतलब ये नहीं है कि किसी में कौन सा बन रहा है, तीनों ही मिलके क्या बने, माइटोटिक स्पिंडल। कोई हेल्प कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है काइनेटोकोर से। देखो सेंट्रोमियर कौन सा रीजन होता है, डीएनए का, और काइनेटोकोर क्या होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स असेंबल्ड ऑन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच वाला रीजन, वो क्या होगा, हमारा डीएनए का। उसके ऊपर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है, जो किससे बने हैं, हमारे प्रोटीन से। जैसे ही हमारे G1 और G2 पे चेक पॉइंट्स थे, वैसे यहाँ पे क्या है, एमफिज में भी चेक पॉइंट्स है, जो क्या है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। देखो स्पिंडल ढंग से अटैच हो या काइनेटोकोर पे, इसको भी चेक पॉइंट के लिए क्या है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। मोनिटर प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर टू स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। देखेगा कि क्या है, काइनेटोकोर से स्पिंडल्स अच्छे से अटैच हुए हैं कि नहीं हुए। इफ एनी काइनेटोकोर इज अनअटैच, अगर नहीं है अनअटैच और इम्प्रॉपरली अटैच है, तो एनाफेज क्या होगी, डिलेड होगी, क्योंकि एनाफेज में सारे स्टेप चल रहे हैं, तो क्या होगी, वो डिले होगी, जब तक पूरे टोटली अच्छे से अटैच नहीं होंगे। प्रोटीन इन्वॉल्व मैड एंड बब फैमिली इनहिबिट्स APCC एंड CDC20 until all chromosomes are correctly attached। अब इसमें कौन से 2 प्रोटीन है, APCC और CDC20। वो जब तक सारे क्रोमोसोम अटैच नहीं होंगे, आगे क्या होगी, फॉर्मेशन नहीं होगी स्पिंडल फाइबर की। देखो अब APCC और CDC20 जिसकी हमने बात की, वो काम कैसे करता है। APCC की क्या फुल फॉर्म है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, साइटोसोम E3 यूबिक्विटिन लाइगेज भी कहते हैं इसको। मेटाफेज जब ऐड हो रही है और एनाफेज जब स्टार्टिंग हो रही है, तो APC क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, किसके द्वारा, CDC20 के द्वारा। तो क्या बनेगा, APCC और CDC20 का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो यूबिक्विनेट्स करेगा सिक्यूरिन को। मतलब ये क्या करेगा, आगे फर्दर सेक्यूरिन को यूबिक्विनेट्स करेगा। वो क्या करेगा, नॉर्मली जो सेक्यूरिन अगर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, सेपरेज एंजाइम को। अब सेक्यूरिन का अगर डिग्रेडेशन हो गया APC और CDC के द्वारा, तो क्या होगा, सेपरेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सेपरेज जैसे ही होएगा तो वो किसको, कोहेसिन को क्लीव कर देगा, और कोहेसिन क्लीव होते क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, एनाफेज स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मेटाफेज से एनाफेज पे जाने से पहले ये चेक पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है,
CDC20, फिर सेक्यूरिन, फिर सेप्रेस, कोहेसिन और देन सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन एंड देन एनाफेज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप चल रहा है वो क्या चल रहा है, साइटोकाइनेसिस का। मैंने पहले ही बताया था कि एम फेज में 2 स्टेप चलेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में 2 टाइप के सेल्स हैं, एनिमल सेल के लिए अलग है और प्लांट सेल के लिए अलग है। एनिमल सेल में क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन 2 क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म करेंगे, जिससे क्या बनेगा, क्लीवेज फुरो बनेगा और क्या होगा, सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगी। प्लांट सेल में क्या है, गोल्गी वेसिकल फ्रॉम सेल प्लेट इन सेंटर। अब सेल प्लेट क्या करिए, गोल्गी वेसिकल ही क्या करिए, सेल प्लेट को एक्सटेंड करिए, सेंटर में स्टार्ट होके एक्सपेंड करेगी बाहर तक, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेल क्या हो जाएगी, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। उसके बाद कुछ साइक्लिन्स एंड सीडीकेज हैं जो काम करते हैं हमारी सेल साइकिल्स में। सीडीके की क्या फुल फॉर्म है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखो साइक्लिन है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं जो क्या करेंगे, सेल साइकिल में हेल्प करेंगे। कौन कौन से हैं वो, साइक्लिन डी है और उसके बाद कौन सा काइनेज है, CDK4 और 6। ये क्या करेगा, जीवन के प्रोग्रेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद साइक्लिन ई है और CDK2, ये क्या करेगा, जीवन और एस की ट्रांजिशन में हेल्प करेगा। साइक्लिन ए CDK2, ये किस में हेल्प करे, एस फेज में। साइक्लिन बी CDK1, ये किस में करे, G2M ट्रांजिशन फेज में, एम फेज की एंट्री में, एम फेज की स्टार्टिंग में। इसके अलावा एक और साइक्लिन है, साइक्लिन बी CDK1, ये क्या है, इसको MPF भी कहते हैं। MPF की क्या फुल फॉर्म है, एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। इट्स एक्टिवेशन ड्राइव सेल इनटू माइटोसिस। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अगर जब साइक्लिन बी और CDK1 एक्टिवेट हो रहे हैं तो क्या कर रहा है, सेल किसकी तरफ मूव कर रहा है, माइटोसिस की तरफ। इसलिए इसको क्या कहा गया, एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर। ये क्या करेगा, प्रमोट्स करेगा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करेगा और साथ में स्पिंडल फॉर्मेशन में। तो जो भी एम फेज के इवेंट्स है वो कौन हेल्प कर रहा है, साइक्लिन बी CDK1। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स है V1 एंड CDC25, ये क्या काम करते हैं, V1 काइनेज एड्स इनहिबिटरी फॉस्फेट ऑन CDK1। अब क्या होगा, जो V1 काइनेज है वो क्या करेगा, CDK1 को क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप उस पर ऐड करेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इनएक्टिवेट हो रहा है। अगर CDK1 इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, उसके बाद CDC25 फॉस्फेटेज रिमूव इनहिबिटरी फॉस्फेट एक्टिवेट करेगा CDK1। देखो CDK1 कहाँ पे था हमारा, जो एम फेज का प्रोमोटिंग फैक्टर है। अब उसको रोक कौन कौन रहा है, एक V1 प्रोटीन है और एक CDC25 है। अगर वो CDK1 पे बाइंड हो गए तो क्या कर देंगे, उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, और अगर CDC25 बाइंड हो गया तो वापसी क्या कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। अब क्या होगा, एक्टिवेट CDK1 क्या करेगा, CDC25 और V1 को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगी, जिससे क्या होगा, एक्टिवेशन स्टार्ट होगा। इसके अलावा 2 हमारे चेक पॉइंट्स हैं, G1 एंड G2। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप फॉलो अस एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।